हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मुगल काल के बारे में। और मुगल काल में हमने बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में अध्ययन किया। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं अकबर के बारे में। हालांकि अकबर के बारे में भी हमने जो है अकबर का अ, जीवन परिचय, अकबर का राज्याभिषेक और बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने जो है शासन किया उसके बारे में भी देखा। और अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो सैनिक अभियान किए उसका भी अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर ने राजपूतों के प्रति कौन कौन सी नीतियां अपनाई, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। राजपूतों के प्रति कौन सी नीति रही, विशेष रूप से राजपूत नीति के जो निर्धारक निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनको भी देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अकबर की जो राजपूत नीति है वो किस प्रकार रही, और अकबर ने जो है राजपूतों की सहायता से इतने बड़े विशाल साम्राज्य की जो है स्थापना की। चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। अकबर की राजपूत नीति। 16वीं शताब्दी की उत्तर भारतीय राजनीति में राजपूत राज्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर राजपूताना में अनेक सशक्त राजपूत राज्यों का जो है उदय हुआ। यानी दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी कमजोरी शासक था। वो शासक बनने के बाद जो है जितने भी राजपूत राजा थे उन सब ने जो है अपने राज्य की समृद्धि की ओर ध्यान दिया। और सारे राजपूत जो शासक थे वो जो है शक्तिशाली होने लग गए। अपने साम्राज्य का वो भी जो है अपने अपने जो साम्राज्य है उस साम्राज्य को समृद्ध करने लगे, उसकी जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करने लगे, तो शक्तिशाली होने लग गए। राजपूताना में जो रियासतें थी राजपूताना की वो सभी, इनमें से जो प्रमुख रियासतें हैं वो है अंबर यानी आमेर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़। राजपूत जो है वो अपनी आन बान और शान के लिए विख्यात थे। उनमें वीरोचित जो गुण थे, वीरों के जो गुण थे वो कूट कूट कर भरे हुए थे। यद्यपि इन राज्यों में आपसी वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा की भावना भी विद्यमान थी, तथापि तथापि वे विदेशियों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जो है अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि आपस में ये झगड़ते ही थे, लेकिन खुद जो है विदेशियों से मुक्त होना चाहते थे, मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से शासन करना जो है चाहते थे, स्वतंत्र रूप से। बस स्वतंत्रता जो है प्रमुख जो इनका ध्येय था, स्वतंत्रता ये था। विदेशियों को ये जो है कदापि सहन नहीं कर सकते थे। और बाबर, शेरशाह और हुमायूं तीनों से जो है इनसे संघर्ष करना पड़ा था। बाबर है, शेरशाह, हुमायूं तीनों ने जो है राजपूतों से संघर्ष किया था। अकबर के समक्ष भी राजपूतों से निपटने की जो समस्या है वो खड़ी हुई। यानी कि राजपूतों ने जो है स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। तो बाहर से आए थे, ये विदेशी थे, बाबर, शेरशाह सूरी है, हुमायूं, ये सारे विदेशी थे। तो इनसे भी संघर्ष किया राजपूतों ने, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता को जो है सबसे ऊपर रखना चाहते थे। सब जो है स्वतंत्र शासन करना चाहते थे, किसी के अधीन शासन नहीं करना चाहते थे। अकबर के समक्ष भी ये समस्या थी। तो इन राज्यों पर विजय प्राप्त किए बिना अथवा उन्हें अपना मित्र बनाए बिना जो है मुगलों का भारत में टिकना कठिन था। ये अकबर जानता था। यदि राजपूतों को सहयोग में नहीं लिया, यदि राजपूतों को मित्र नहीं बनाया, राजपूतों के प्रति यदि अच्छी नीति नहीं बनाई, तो ज्यादा देर तक हम यहाँ भारत में टिक नहीं पाएंगे। मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण राजपूतों के सहयोग और समर्थन के बिना असंभव था, यह अकबर जानता था। अगर अकबर को राजपूतों का सहयोग मिल जाता तो उसे बहुसंख्यक हिंदुओं का भी जो है समर्थन प्राप्त हो जाता, क्योंकि राजपूत हिंदू थे, तो हिंदुओं का भी समर्थन मिल जाता इसको। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण अकबर भारतीय राजनीति में राजपूतों के महत्व को समझता था। इसलिए उसने राजपूतों के प्रति एक निश्चित जो है नीति अपनाई। जहां तक संभव हो वह उन्हें मित्र ही बनाना चाहता था, राजनीतिक प्रतिद्वंदी अथवा शत्रु नहीं। प्रतिद्वंदी भी नहीं बनाना चाहता था, और शत्रु तो कदापि नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि राजपूतों का सहयोग मिलेगा तो पूरे भारत में जो है आसानी से राज कर पाएंगे। क्योंकि भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो किसकी है? हिंदुओं की है जनसंख्या। और हिंदू लोग जो है किसी बाहरी विदेशी व्यक्ति को यहाँ भारत में नहीं जो है रहने देना चाहते थे। इसलिए उसने राजपूतों के प्रति उदारता, सहिष्णुता और सद्भावना, साथ ही सहयोग की जो नीति है वो अपनाई थी अकबर ने। अकबर की राजपूत नीति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व थे। चलिए इन तत्वों को देख लेते हैं, कौन कौन से तत्व हैं अकबर की राजपूत नीति को प्रभावित करने वाले तत्व। राजपूतों के प्रति नीति निर्धारित करने में अकबर को अनेक कारणों का सहयोग मिला। वो कारण कौन से थे देख लीजिए। अकबर का व्यक्तिगत झुकाव। अकबर का जो था वो राजपूतों के प्रति व्यक्तिगत झुकाव था। क्यों था? व्यक्तिगत तौर पर अकबर राजपूतों की मैत्री को पसंद करता था। वह उनकी वीरता और स्वामी भक्ति से अत्यंत ही प्रभावित था। इसे पता था राजपूत जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीर होते हैं तथा अपने स्वामी के प्रति जो है स्वामी भक्त होते हैं, स्वामी के प्रति जो है अच्छी भक्ति निभाते हैं।
अकबर का जन्म भी देख लीजिए, जिन विषम परिस्थितियों में हुआ था, उनके जन्म के समय अमरकोट के जो राजपूत राजा थे, उसने जिस प्रकार बदनसीब हुमायूं की सहायता की थी, उसे अकबर भूल नहीं सका था। वह अपने आप को राजपूतों का ऋणी समझता था एवं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहता था। अकबर में धार्मिक उदारता भी थी। वह सिर्फ वह उन्हें सिर्फ विधर्मी होने की वजह से सताना नहीं चाहता था, यानी वो मुस्लिम धर्म का होकर हिंदुओं को सताना नहीं चाहता था, राजपूतों को सताना नहीं चाहता था। अकबर यह भी समझता था कि वे लालची और स्वार्थी मुगल अमीरों की अपेक्षा वीर, साहसी, स्वामी भक्त और वचन के पक्के राजपूतों की मैत्री पर अधिक भरोसा कर सकता था। यानी अपने मुगल अमीरों पर जितना भरोसा नहीं कर सकता था, उससे मुगल अमीरों से अधिक जो भरोसा है वो राजपूतों पर करता था अकबर। इसलिए उसने राजपूतों की तरफ जो है मैत्री का हाथ बढ़ाया। दूसरा कारण है भारतीयों का विश्वास प्राप्त करना। ये अकबर जो है यहाँ पे भारत का शासक है, तो भारत का शासक होने के लिए भारतीय जो जनता है उसका विश्वास भी प्राप्त करना चाहता था। ये अकबर के गद्दी पर बैठने के समय तक भारत में मुगलों की सत्ता अभी तक सुदृढ़ जो है वो मजबूत जो है वो नहीं हो पाई थी। मुगलों को अभी भी विदेशी और लुटेरा ही समझा जाता था। भारतीय जनता जो थी वो इन मुगलों को जो है लुटेरा ही समझती थी, क्योंकि ये जो है भारत को लूट कर वापस चले जाएंगे अपने देश में। इसलिए भारतीय जनता की जो सहानुभूति थी वो मुगलों के साथ नहीं थी। राजपूतों की मैत्री प्राप्त कर अकबर जो है वो बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, जो नव स्थापित मुगल राज्य की सुरक्षा एवं सुदृढ़ता के लिए अत्यंत आवश्यक था। तीसरा कारण है राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। राजपूताना जो है वो एकदम दिल्ली के पास में ही था। राजपूताना के राजपूत राज्यों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि दिल्ली आगरा का कोई भी महत्वाकांक्षी और राजनीतिक सूझबूझ रखने वाला शासक जो है इन राज्यों की अपेक्षा नहीं कर सकता था। राजपूताना की सीमा जो है राजधानी से सटी हुई थी। इनकी ओर से राजधानी पर आक्रमण करने की संभावना जो है वो हमेशा बनी रहती थी। बिना इन राज्यों को अपने प्रभाव में लिए राजधानी और अंततः पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखना जो है वो कठिन था। इन्हें अपना मित्र बनाकर अकबर अपने दो उद्देश्यों की जो है पूर्ति एक साथ ही कर लेता। राजधानी की सुरक्षा और साथ ही साम्राज्य विस्तार के लिए अन्य दिशाओं में जो है प्रयास करने का अवसर प्राप्त करना। इसके अलावा राजपूतों के चारित्रिक गुणों से भी अकबर प्रभावित हुआ था। अकबर का राजपूतों की ओर आकृष्ट होने का एक प्रबल कारण था उनकी चारित्रिक विशेषताएं और जातिगत गुण। राजपूत वीर योद्धा के रूप में विख्यात थे। उनकी वीरता और साहस से अकबर अत्यंत प्रभावित था। वे युद्ध में जो है वीर गति प्राप्त करना गौरव की बात समझते थे। राजपूत जो थे युद्ध में वीर गति को जो है अपना गौरव मानते थे और अपने वचन के भी पक्के होते थे। राजपूत स्वामी भक्ति की भावना भी उनमें जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार वे जिनका साथ देते थे उनके साथ विश्वासघात वो कभी भी नहीं करते थे। उनकी मित्रता प्राप्त कर लेने से अकबर को जो है वीर और विश्वासी साथी मिल जाते, जिनका उपयोग वह अपने राज्य की सुरक्षा और शत्रुओं के दमन में कर सकता था। इसके अलावा और भी कारण है वीर सैनिकों का प्राप्त होना। राजपूत जो थे वो वीर सैनिक थे, तो वीर सैनिक यदि राजपूतों को मित्र बना लेंगे तो वीर सैनिक भी हमें प्राप्त हो जाएंगे, ये अकबर जो है मानता था। राजपूत राजाओं की मित्रता प्राप्त हो जाने से अकबर की सैनिक समस्याएं जो है उसका भी समाधान हो जाता, क्योंकि बहुत सारे सैनिक जो है वो राजपूत सैनिक इनके साथ हो जाते। अकबर की सेना में अभी कौन से सैनिक है? मध्य एशियाई जो जातियों के सैनिक हैं उनकी संख्या ज्यादा थी, परंतु वहां की राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति में उसे वहां से और अधिक सैनिक मिलना संभव नहीं था। वहां की जो स्थिति है मध्य एशिया की वो जो है राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण वहां से अब और ज्यादा सैनिक मिलना जो है संभव नहीं है। दूसरी तरफ साम्राज्य के विस्तार के लिए अकबर के लिए सेना का पुनर्गठन जो है वो जरूरी है, इसलिए राजपूत जो है वो सैनिक के रूप में काम आ सकते थे। इसलिए इसने जो है राजपूतों को जो है के प्रति जो है मैत्री की जो है नीति अपनी थी। भारत में देख लीजिए, भारतीयों में राजपूत जाति जो है श्रेष्ठ योद्धा के रूप में विख्यात थी। अतः राजपूतों को अपनी सेना में भर्ती कर अकबर अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करना एवं अंततः अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार में भी मदद की अपेक्षा थी कि साम्राज्य विस्तार करेंगे तो राजपूत सैनिकों का जो है सहयोग मिलेगा, ये भी इसको जो है अपेक्षा थी। अकबर को भारतीय साम्राज्य के विस्तार के लिए राजपूतों की सहायता की जो है अपेक्षा थी। उनकी सहायता से वह हिंदू और अफगान राज्यों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता था। मित्र राजपूत शासकों की सहायता से वह ऐसे हिंदू राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकता था जो आसानी से अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। संभवतः वह राजपूतों की सहायता से ही जो है अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। ऐसा कर वह एक धर्मांध शासक कहलाए जाने के आरोप से जो है मुक्त हो जाता। राजपूतों द्वारा साम्राज्य की सुरक्षा एवं स्थायित्व में सहयोग प्राप्त करने की भी जो है इसकी अभिलाषा थी। एक दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ होने के कारण अकबर इस तथ्य को भलीभांति समझता था
कि नवजात मुगल राज्य के सबसे बड़े जो प्रतिस्पर्धी हैं वो कौन है, राजपूत शासक हैं। तलवार के बल पर जो है राजपूतों पर विजय प्राप्त करना सुगम नहीं था। राजपूत बहुसंख्यक हिंदू जनता के राजनीतिक नेता थे और हिंदू जो है यहाँ भारत में बहुसंख्यक थे। उन्हें अपने पक्ष में कर राजपूत शासकों का सहयोग और अंततः हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त जो है किया जा सकता था, क्योंकि राजपूत शासक जिस तरफ होंगे जनता भी उसी तरफ होगी। और जो मुगल राज्य के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए आवश्यक था, इसके साथ साथ प्रशासन के लिए अनुभवी प्रशासक और वीर सैनिक भी अकबर को मिल जाते, जिसकी आवश्यकता साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए जो है आवश्यक थी। अतः अकबर ने जो है राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। इसके अलावा मुगल अमीरों की शक्ति पर अंकुश रखने में सहायता, यानी मुगल अमीर जो है खुद स्वतंत्र होना चाहते हैं, उन अमीरों पर भी जो है उनकी अमीरों की शक्ति पर भी जो है अंकुश रख सकते हैं ये राजपूत। राजपूतों की मैत्री अकबर के लिए एक अन्य प्रकार से भी लाभदायक थी। मुगल अमीरों में निजी स्वार्थ की भावना अत्यधिक थी, वे अपना हित साधने में लगे हुए थे। अकबर को आरंभ में उनके षड्यंत्रों का भी सामना करना पड़ा। अकबर उन पर पूर्णतः आश्रित नहीं रह सकता था, मुगल अमीरों पर जो है पूर्णतः आश्रित नहीं रह सकता था। इसके विपरीत राजपूतों की स्वामी भक्ति प्राप्त कर वह अपने समर्थकों एवं संरक्षकों का एक सुगठित दल तैयार कर सकता था। विपत्ति की घड़ी में राजपूत शासक जो हैं वो मुगल अमीरों से ज्यादा अधिक विश्वसनीय सिद्ध होते, इसलिए अकबर ने उन्हें अपने पक्ष में मिलाने की योजना बनाई और उन्हें मुगल अमीरों के समकक्ष और कहीं ज्यादा मुगलों से जो है ऊंचे दर्जे प्रदान किए। अफगानों और उज्बेकों पर नियंत्रण स्थापित करने में भी मदद मिली। तत्कालीन भारतीय राजनीति में अकबर के अन्य दो प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो थे वो थे अफगान और उज्बेक। इनकी तरफ से भी जो है अकबर को खतरा बना हुआ था। इनके दमन के लिए राजपूतों की मित्रता जो है वो लाभदायक थी, सिद्ध हो सकती थी। इस प्रकार अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाए जाने के अनेक जो है महत्वपूर्ण कारण थे जो अभी हमने देखे। अकबर ने यथासंभव सभी राजपूत राज्यों को जो है मित्रता के बंधन में बांधने का प्रयास किया। मित्र राज्यों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया इसने और उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर और बड़े बड़े मनसब दिए। और लेकिन जिन राजपूत राज्यों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्हें अकबर ने बख्शा भी नहीं था, उनके साथ जो है उसे युद्ध करना पड़ा। चलिए देख लेते हैं अकबर की जो राजपूत नीति है उसका स्वरूप जो है वो किस प्रकार का था, नेचर। राजपूत राज्यों का भारतीय राजनीति में महत्व देखते हुए अकबर ने राजपूतों के प्रति निश्चित नीति जो है वो निर्धारित की, परंतु सभी राजपूत राज्यों के साथ एक समान नीति नहीं अपनाई, क्योंकि कोई राज्य जो है वो स्वतंत्र रहना चाहता था तो उनके प्रति अलग अलग नीतियां अपनाई। तो उसने विभिन्न राज्यों के प्रति तीन नीतियां जो है वो अलग अलग तीन नीतियां अपनाई। पहली श्रेणी में वैसे राज्य आते थे जिन्होंने आसानी से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ तथा उन्हें मुगल प्रशासन और सेना में जो है ऊंचे ओहदे प्रदान किए गए। तो अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो आमेर वाला। दूसरी श्रेणी में वैसे राज्य थे जिन्होंने आरंभ में अकबर का विरोध तो किया परंतु उसकी शक्ति देखकर उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की अथवा उनके साथ सम्मानजनक समझौता कर लिया। मेवाड़ी एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर को जीवन पर्यंत जो है मेवाड़ के साथ युद्ध करना पड़ा। राजनीतिक स्तर पर राजपूतों के साथ निपटने के अतिरिक्त अकबर ने उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए धार्मिक उदार नीति भी जो है अपनाई थी और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी इसने जो है प्रयास किया था। वैवाहिक संबंध स्थापित करना, राजपूतों के प्रति मैत्री की स्थापना तो की ही, साथ ही राजपूतों के साथ जो है इसने वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा का पालन करते हुए राजपूत राजवंशों से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके लिए राजपूतों पर दबाव नहीं डाला गया, राजपूत भी सामने सहमत थे, बल्कि अकबर की मित्रता प्राप्त करने के लिए कुछ राज्यों ने जो है स्वेच्छा से ही ऐसा विवाह जो है वो किया था। 1562 में जब अकबर अजमेर गया तब आमेर के राजा बिहारीमल ने जो है अकबर से भेंट कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकाबाई का जो विवाह है वो अकबर से कर दिया था। भारमल को मनसब प्रदान किया गया तथा उनके बेटे भगवंत दास और उसका पोता जो था मान सिंह उसको भी मुगल सेना में स्थान दिया गया। रानी को भी महल में सम्मानजनक स्थान मिला, इसकी जो पत्नी हरकाबाई है उसको सम्मानजनक स्थान मिला महल में। इसके साथ ही मुगल राजपूत संबंधों की एक नई परंपरा है वो आरंभ हुई। यह ऐसी नीति का प्रारंभ था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य पर जो है पर्याप्त प्रभाव डाला। ये कौन कहते हैं, आरपी त्रिपाठी जी कहते हैं, इसने जो है पर्याप्त प्रभाव डाला इस नीति ने। डॉक्टर वेणी प्रसाद इस विवाह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भारतीय राजनीति में एक नए युग के उद्घाटन का प्रतीक है। इसने देश को विलक्षण सम्राटों की परंपरा प्रदान की।
इसने मुगल सम्राटों की 4 पीढ़ियों को मध्य युग के कुछ महानतम सेनापति और राजनीतिज्ञ भी दिए। इसी वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप अकबर का जो उत्तराधिकारी था जहांगीर, इसका जन्म हुआ, ये इसी का बेटा था, हरकाबाई का। आमेर की देखा देखी कुछ अन्य राज्यों ने भी अकबर से वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित किए थे। 1570 में बीकानेर के शासक राव कल्याणमल और जैसलमेर के राजा हर्राय के साथ भी जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। 1584 में सलीम जहांगीर का विवाह जो है अकबर ने जो है भगवान दास की पुत्री से किया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ। खुसरो यानी कि शाहजहां का जो है जन्म हुआ था। ये सभी जो राज्य थे वो अकबर के अधीनस्थ और मित्र बन गए थे। राजपूतों को मुगल सेना एवं सेवा में जो है महत्वपूर्ण स्थान देना। इसने राजपूतों को जो है मुगल सेना में भी अच्छा स्थान दिया, साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर जो है राजपूतों को रखा। राजपूतों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए अकबर ने एक अन्य कार्य यह किया कि उन्हें मुगल प्रशासन, सेना और दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। सेना में बड़ी संख्या में राजपूतों की भर्ती हुई और उन्हें सेनापति के पद भी सौंपे गए। उन्हें प्रांतीय शासक और मनसबदार भी बनाया। उनकी प्रशासनिक क्षमता का भी लाभ जो है अकबर ने उठाया और उन्हें महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद है वो दिए। भारमल, भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल, बीरबल आदि जो थे वो अकबर के प्रमुख सहायक बन गए। बीरबल तो अकबर का अभिन्न मित्र था और उसे नवरत्नों में भी जो है स्थान प्राप्त था बीरबल को। टोडरमल ने राजस्व व्यवस्था में अकबर की सहायता की और भगवान दास और मानसिंह ने सैनिक अभियानों में। टोडरमल जो था इसने अकबर की जो राजस्व व्यवस्था यानी जो टैक्स व्यवस्था थी उसमें जो है सहायता की थी अकबर की, और भगवान दास और मानसिंह ये सैनिक अभियानों में जो है अकबर की सहायता की थी इन्होंने। अकबर की इस नीति से मुगल दरबार में राजपूतों का एक सशक्त जो दल है वो तैयार हो गया, जिस पर अकबर अत्यधिक विश्वास करता था और जो दल अकबर के प्रति भी पूर्णतः समर्पित था। ये दल जो था राजपूत दल, ये अकबर के प्रति भी पूर्णतः समर्पित था। फलतः दरबार में मुगल अमीरों का प्रभाव पहले की अपेक्षा कम हो गया। अब प्रभाव जो है ज्यादा वो राजपूतों का हो गया। राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाना इन्होंने जो है, हमने शुरुआत में पढ़ी लिए थे, निर्धारित करने वाले तत्वों में राजपूतों के प्रति जो है उदार नीति इसने अपनाई थी। राजपूतों और अंततः हिंदुओं को अपने पक्ष में मिलाने के लिए अकबर ने 2 अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अन्य धर्मावलंबियों की तरह हिंदुओं को भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। 1563 में देख लीजिए, उन पर लगाए जाने वाले तीर्थ यात्रा जो कर है उसको समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर जो था वो वापस ले लिया। जबरदस्ती हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी गई और धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पुनः अपना धर्म अपनाने की जो है छूट मिली। अकबर ने स्वयं भी हिंदू पर्वों जैसे दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन ये मनाना आरंभ किया। अकबर खुद मुसलमान था लेकिन हिंदुओं के त्योहार इसने मनाए। वह हिंदुओं के समान तिलक भी लगाने लगा। राजपूत सरदारों को भी तिलक लगाकर दरबार में आने की आजादी दी गई। शाही महल की हिंदू रमणियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता मिली। हिंदुओं का विश्वास प्राप्त करने के लिए अकबर ने हिंदुओं के तीर्थ स्थानों जैसे मथुरा का नाम सुना होगा आपने। तीर्थ स्थानों में मथुरा जो तीर्थ स्थल है, यहाँ की यात्रा की अकबर ने जो है मथुरा तीर्थ स्थल की यात्रा की थी। हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत इनका फारसी में अनुवाद किया ताकि जो इस्लाम के लोग हैं वो पढ़ सके इसे। हिंदुओं के मुकदमों की सुनवाई के लिए हिंदू न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई। अकबर ने इन कार्यों का जो है राजपूतों और हिंदुओं के मस्तिष्क पर जो है गहरा असर पड़ा। वे उसे अपना सच्चा हमदर्द और शुभचिंतक समझने लगे अकबर को। फलतः उन लोगों ने विरोध का मार्ग छोड़कर मैत्री का जो मार्ग है वो अपनाया था। सामाजिक सुधार के प्रयास भी किए इसने अकबर ने। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के अतिरिक्त अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को जो है दूर करने का प्रयास किया। बाल विवाह पर प्रतिबंध लग गया। सती प्रथा को बंद करने का प्रयास हुआ। विधवाओं की जो दशा है उसको सुधारने की कोशिश की। इसके साथ साथ अकबर ने पशु बलि को रोकने, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने, छुआछूत की प्रथा समाप्त करने, युद्ध बंदियों को गुलाम बनाए जाने की प्रथा को बंद करने का भी जो है प्रयास किया। इन कार्यों का उद्देश्य जो था वो हिंदुओं की स्थिति में सुधार लाना, इसके साथ साथ हिंदुओं का विश्वास भी जो है वो प्राप्त करना था। यद्यपि अकबर के सामाजिक सुधार हिंदू समाज पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सके, तथापि इन सुधारों के द्वारा अकबर जो है वो हिंदुओं और राजपूतों को अपने पक्ष में मिलाने में जो है सफल हुआ था। जो विद्रोही राजपूत थे उनका इसने दमन भी किया था। विद्रोही राजपूत राज्यों का सभी राजपूत राज्यों ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऐसे राज्यों के विरुद्ध अकबर को जो है सैनिक कार्यवाहियां करनी पड़ी। आमेर के पड़ोसी राज्य जो मेड़ता ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो 1562 में अकबर ने जो है इस पर आक्रमण कर दिया था। राजपूत अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सके और इसे मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया गया। मेड़ता, जयमल मेड़तिया नाम सुना होगा आपने, वहां से अकबर ने जो है मेड़ता विजय की।
रणथंभौर पर भी अकबर ने विजय प्राप्त की। इसी प्रकार गढ़कटंगा एवं कालिंजर पर भी अकबर ने जो है सैनिक शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की। हमने जो है देखा था पहले। इन राज्यों के पतन से भयभीत होकर अन्य सभी जो प्रमुख राजपूत राज्य थे उन्होंने अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली। लेकिन मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं किया। आपने नाम सुना होगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का, जो है जीवन पर्यंत अपनी स्वतंत्रता, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो है अकबर से लड़ते रहे थे। कभी हार नहीं मानी इस बंदे ने। राजपूत राज्यों में मेवाड़ का राज्य ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अकबर की सैनिक शक्ति अथवा उसकी उदार नीतियों की परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, वह उन सभी राज्यों को घृणा की दृष्टि से देखता था जिन राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर इस शक्तिशाली राज्य के स्वाभिमानी शासक उदय सिंह को अपने अधीन करने के लिए जो है व्यग्र था। इसलिए 1567-68 में उसने राजधानी चित्तौड़ पर जो है आक्रमण किया था। 67 में और 68 में इस पर अधिकार भी कर लिया था। मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार तो कर लिया, परंतु वह उदय सिंह को जो है अपना अधीनस्थ नहीं बना सकी। उदय सिंह ने भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में जा छुपे और वहीं से अपना संघर्ष जारी रखा। चित्तौड़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अन्य भागों पर भी जो है राजपूतों का अधिकार बना ही रहा। यानी सिर्फ चित्तौड़ पर अकबर ने अधिकार किया, बाकी जो अन्य मेवाड़ के भाग थे, मेवाड़ के अन्य भाग, उस पर राजपूतों का ही अधिकार रहा। उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप ने भी अकबर से जो है संघर्ष वो जारी रखा। 1576 में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें राणा प्रताप को पराजित होना पड़ा। पराजित होकर भी उन्होंने अकबर से हार नहीं मानी। वे जीवन भर मुगलों से संघर्ष करते रहे। अकबर को अन्य युद्धों में व्यस्त पाकर धीरे धीरे उन्होंने जो है पूरे मेवाड़ के अधिकतर भागों पर अधिकार कर लिया, परंतु चित्तौड़ वे प्राप्त नहीं कर सके। अकबर भी जो है मेवाड़ को नहीं झुका सका। चित्तौड़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अन्य भागों पर अकबर की पूर्ण विजय उसके जीवन काल में नहीं हो सकी। अकबर भी जो है चित्तौड़ के अलावा मेवाड़ के पूरे भागों पर अधिकार नहीं कर सका था। अब इस राजपूत नीति का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखती है। इसके परिणाम जो है वो व्यापक और स्थायी महत्व वाले थे। भारतीय राजनीति, समाज, धर्म और संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। भारतीय राजनीति में मुगल राजपूत मैत्री के परिणाम स्वरूप मुगलों के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अफगानों को राज सत्ता से निर्णायक रूप से वंचित हो जाना पड़ा। राजपूतों की मैत्री प्राप्त कर मुगलों ने अपनी सैनिक शक्ति जो है अत्यंत सुदृढ़ कर ली थी। राजपूतों की सहायता से ही जो है अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया था इसने। समूचे भारत पर जो है एक छत्र राज्य जो है वो स्थापित किया। राजपूतों की सहायता से शांति व्यवस्था स्थापित की इसने। प्रशासनिक सुधार भी किए, इससे मदद मिली थी राजपूतों से। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। तुर्क अफगान शासकों के विपरीत अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति अपनाई थी, सहिष्णुता की नीति को राज्य का जो आधारभूत लक्ष्य है वो निर्धारित किया। फलस्वरूप सभी धर्मावलंबियों, विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी एकता, निकटता और सद्भावना का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप धार्मिक तनाव का वातावरण दूर होने लगा। हिंदू मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो है मुगल राज्य की सेवा और सुरक्षा की। अकबर किसी जाति और धर्म विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का सम्राट जो है माना जाने लगा। उसकी गिनती जो है राष्ट्रीय शासक के रूप में होने लगी। उसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की जो है प्रगति और उत्थान के लिए कार्य किए थे। हिंदू मुस्लिम समन्वय और एकता की भावना का सांस्कृतिक जो जीवन है उस पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मुगलों ने हिंदुओं के और हिंदुओं ने मुगलों के तौर तरीकों, वस्त्र, आभूषण और रीति रिवाजों, खान पान, भाषा को जो है स्वेच्छा से अपना लिया। उदाहरण स्वरूप मुगल दरबार में हिंदू पर्व उसी उत्साह और श्रद्धा से मनाए जाने लगे जितनी श्रद्धा से मुस्लिम जो त्योहार है वो मनाए जाते थे। हिंदुओं ने मुसलमानों की वेशभूषा और अन्य तौर तरीकों को अपनाया। अकबर भी जो है हिंदुओं की तरह तिलक लगाकर दरबार में आने लगा। फारसी के साथ साथ जो है संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा। स्थापत्य और अन्य ललित कलाओं में भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रभाव पड़ा। अतः सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भी जो है मुगल राजपूत मैत्री लाभदायक सिद्ध हुई। अकबर की राजपूत नीति के कुछ आर्थिक परिणाम भी जो है निकले थे। आर्थिक परिणाम, राजपूतों के सहयोग और सहायता से मुगलों को सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जो है सहायता मिली। अतः मुगल राज्य के लिए यह संभव हो सका कि वह आर्थिक विकास की ओर ध्यान भी जो है दे सके। इस उद्देश्य से अकबर ने राजा टोडरमल की मदद से भूमि व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए और इसका किसानों और राज्य दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषि के विकास के साथ साथ व्यापार वाणिज्य है, उद्योग धंधों की भी जो है प्रगति हुई। अनेक औद्योगिक और व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों का विकास हुआ जिससे मुगल राज्य की जो आर्थिक समृद्धि है वो बढ़ी। इस आर्थिक समृद्धि का उपयोग कला, कौशल, शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए किया गया।
जहाँ तक राजपूत राज्यों और मुगलों की मैत्री के प्रभाव का सवाल है, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये मैत्री राजपूतों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। ये जो मैत्री है, इससे सिर्फ अकबर को ही ज़्यादा फायदा हुआ, राजपूतों को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। यह सत्य है कि अकबर से मैत्री कर अनेक राजपूत राज्य विनाश और बर्बादी से बच गए, परंतु अपनी नीति से राजपूतों ने स्वेच्छा से ही अपने राजनीतिक दावे को छोड़ दिया। वे अब हिंदू राज्य की स्थापना के लिए प्रयासशील नहीं रहे। पहले इनका सपना क्या था, जो है पूरे भारत को हिंदू राज्य बनाने का, वो अब सपना इनका टूट गया पूरा। बल्कि मुगल राज्य की सुरक्षा और अपने व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों की सुरक्षा में लगे रहे। अब वो जो है अब सिर्फ मुगल राज्य की सुरक्षा में अपना ध्यान लगा रहे हैं, अपने जो है व्यक्तिगत हित हैं उनको देख रहे हैं, साथ ही अपने स्वार्थों की सुरक्षा में ही लगे हुए हैं। अकबर से जो है उन्हें मिल गया था सुरक्षा का तो आश्वासन, और फिर वो निश्चित भी हो गए इस सुरक्षा के आश्वासन से। इससे उनकी सैनिक शक्ति क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। वे अपना सारा समय जो है वो मुगल राज्य की सेवा और भोग विलास में ही व्यतीत करने लगे। मुगल राजपूत मैत्री का राजपूतों पर पड़े प्रभाव का उल्लेख करते हुए अवध बिहारी पांडेय जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं, इससे राजपूत लोग उत्साहहीन और असंतुष्ट हो गए। मुगल दरबार में के अंदर अमीरों की संगति ने उन्हें तत्कालीन प्रचलित दुर्गुणों का शिकार बना दिया, दुर्गुणों का, और वे अपने कुछ पुराने गुण खो बैठे। वे विलासप्रिय बन गए, कभी कभी धोखा और विश्वासघात करने लगे, पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं रह गए। राजपूतों पर अकबर की नीति का जो घातक परिणाम पड़ा वो पड़ा हो, परंतु अकबर और मुगल साम्राज्य के लिए ये अत्यंत ही जो है लाभकारी सिद्ध हुआ। यानी राजपूतों के लिए तो ये घातक थी, लेकिन मुगल साम्राज्य और अकबर के लिए ये जो नीति थी राजपूतों के प्रति उदार नीति, ये अकबर के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। इससे साम्राज्य की जो जड़ें हैं, मुगल साम्राज्य की जड़ें वो मजबूत हुई। राजपूतों ने पूरे मनोयोग से साम्राज्य की सेवा की। मुगल शासकों की 4 पीढ़ियों को मध्यकालीन भारत के महान सेनापतियों और राजनीतिज्ञों की सेवा प्राप्त हुई। हिंदू मुस्लिम समन्वय एवं एकता की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हुई, जिसका परिणाम सांस्कृतिक विकास पर भी पड़ा। अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि इस नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों ने सम्राट के लिए हिंदुओं का समर्थन प्राप्त किया, और अनेक कारण धर्म एवं संस्कृति का उनके कारण जो है धर्म और संस्कृति का एकीकरण हुआ। वस्तुतः मुगल राजपूत भागीदारी थी, जिसके लिए राजपूतों ने अपना रक्त बहाया और सर्वोच्च त्याग किया। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने ये कहा था। इसी से मिलता जुलता ये कोटेशन ईश्वरी प्रसाद ने जो है ये कहा था प्रोफेसर। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति। अगले वीडियो सेशन में हम देखेंगे अकबर की जो धार्मिक नीति है वो किस प्रकार की थी, धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व और इबादत खाने की स्थापना वगैरह, ये सब देखेंगे। और प्रमुख जो अकबर ने धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।